जी स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोग जो है वो डिफरेंट एग्जांपल्स को और न्यूमेरिकल्स को परफॉर्म कर रहे थे रिगार्डिंग डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज। तो उसी को ही आज हम जो है वो कंटिन्यू करेंगे। और मैंने आपसे एक जो है वो होमवर्क आपको कहा था करने के लिए कि आपने एग्जांपल 3.13 जो है वो उसकी प्रैक्टिस करनी है, उसको थोड़ा एनालाइज करना है कि वो यूजिंग लीनियरिटी प्रॉपर्टी उसको हम कैसे जो है वो सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग प्रीवियस एग्जांपल 3.12। एंड आई होप कि वो आप सब ने परफॉर्म कर ली है, उसको प्रैक्टिस कर लिया है। तो अगर उससे रिलेटेड किसी का क्वेश्चन है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हो। कौन स्टूडेंट जो है वो इसको एक्सप्लेन करना चाहेगा कि कैसे जो है वो इसने लीनियरिटी प्रॉपर्टी को यूज़ करके एग्जाम्पल 3.12 से इसको सॉल्व किया है। किसी ने की है कि किसी ने भी नहीं की? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जिन्होंने इस एग्जांपल को प्रैक्टिस किया है वो इस मीटिंग के अंदर जो है अपने रजिस्ट्रेशन नंबर्स को मेंशन करें। अदरवाइज वो सब के लिए जो है वो फिर वो ये कंसिडर होगा कि आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की है। और ऑब्वियसली जो स्टूडेंट वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन करेगा उसको इसको एग्जांपल को प्रेजेंट भी करना है। तो मेक श्योर कि अगर आपने इसको सॉल्व किया है तभी आप जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन करें। ओके, सीम्स कि किसी भी स्टूडेंट ने इसको प्रैक्टिस नहीं किया है, तो इसको जो है वो एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। अब इस एग्जांपल में आपसे जो है वो डिमांड ये किया जा रहा है कि आपने सिग्नल x ऑफ n की फोरियर सीरीज़ को फाइंड करना है। दैट मीन्स कि आपने इस x ऑफ n के फोरियर कोफिशिएंट को फाइंड करना है, जिनको हम यूज़ करके फिर अपने एक्सपोनेंशियल के साथ उसको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। अब दो मेथड्स हैं, या तो आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करो यूजिंग इक्वेशन, जो भी आपकी फोरियर सीरीज़ की इक्वेशन है उसकी कोफिशिएंट्स को फाइंड करने के लिए। और दूसरा मेथड ये है कि आप इसके ऊपर लीनियरिटी प्रॉपर्टी को यूज़ करो और जो लास्ट हमने एग्जांपल को सॉल्व किया था उसको यूटिलाइज करते हुए आप इस पे जो है वो दोनों सिग्नल्स को ऐड करके न्यू सिग्नल जनरेट कर दो। अब लास्ट में हमने जो सिग्नल डिफाइन किया था जो एग्जांपल 3.12 के अंदर था, उसमें कुछ इस तरह की वेवफॉर्म आपको नजर आ रही थी, जिसमें -n1 से लेकर +n1 तक हमारे पास विंडो जो थी वो ओपन थी और उसके अंदर हमारे पास एम्पलीट्यूड जो है वो सिग्नल का 1 आ रहा था। और जो टोटल टाइम पीरियड था आपके इस वेवफॉर्म का, जो टॉप वेवफॉर्म है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो 1 था और जो टाइम पीरियड था वो n था, कैपिटल N। और इसकी जो हमने फोरियर सीरीज को फाइंड किया था, उस फोरियर सीरीज में हमने जो फाइंड आउट किया था लास्ट रिजल्ट वो था 1/n एंड दिस होल फैक्टर। ये हमने लास्ट एग्जांपल जो भी प्रीवियस लेक्चर में इसको सॉल्व किया था। अब इस लास्ट एग्जांपल को यूज करते हुए हमने जो है वो 3.13 को सॉल्व करना है और यूजिंग लीनियरिटी प्रॉपर्टी सॉल्व करना है। दैट मीन्स कि हम दो सिग्नल्स को डिफाइन करेंगे और उन दोनों सिग्नल्स के कोफिशिएंट को ऐड करके न्यू सिग्नल बना देंगे। पहला सिग्नल जो है वो आपका x1 है। अब आपने x ऑफ n जनरेट करना है, लेकिन इस वे से जनरेट करना है कि आपको जो है वो न्यू कोफिशिएंट फाइंड करने की जरूरत ना पड़े। अब x ऑफ n को आपने जो है वो डिकम्पोज कर दिया है दो वेव फॉर्म्स के अंदर या दो सिग्नल्स के अंदर। नंबर वन इज x1n और नंबर टू इज x2n। तो इन दोनों सिग्नल्स को अगर आप सम करोगे यू विल गेट x ऑफ n। ठीक है, तो अगर हम डिफरेंट इंस्टेंस के ऊपर इनको चेक करें, फॉर एग्जांपल 0 के ऊपर द एम्पलीट्यूड ऑफ x ऑफ n इज 2
और x ऑफ 1 का जो एम्पलीट्यूड है उसके ऊपर 1 है, और सिमिलरली x ऑफ 2 का एम्पलीट्यूड भी 1 है। तो दोनों जब एड अप होंगे 0 के ऊपर आपको एम्पलीट्यूड 2 मिल जाएगा। सिमिलरली x ऑफ 1 का अगर आप 1 के ऊपर एम्पलीट्यूड देख रहे हो तो वो 1 है, और इस पॉइंट के ऊपर आपका x ऑफ 2 भी 1 है। तो दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो x1 के ऊपर जो है वो आपको एम्पलीट्यूड 2 मिल जाएगा। और सिमिलरली बाकी चीज़ें भी आप ऐड करके अपनी ओरिजिनल वेवफॉर्म जनरेट कर सकते हो। अब x ऑफ 1 जो है वो आपके इस स्टार सिग्नल के साथ जो है वो लिंक करता है। कैसे? यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो विंडो ओपन होती है, कुछ टाइम तक उसका एम्पलीट्यूड 1 है, देन विंडो क्लोज हो जाती है। और ऑब्वियसली अगर हम इसको ज़रा एनालाइज करें और किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करें, लेट्स सपोज कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो इससे अगर हम कंटिन्यू करें तो हमारे पास जो टोटल टाइम पीरियड डिफाइन होगा दैट विल बी n इज इक्वल्स टू 5, और इस टाइम पीरियड के बाद x1 की जो वेव फॉर्म है वो रिपीट कर रही होगी। और अगर हम दोबारा से इन दोनों को इक्वेट करें तो n1 की जो यहाँ पे वेरिएबल डिफाइंड है उसके ऊपर इसकी वैल्यू जो है वो 1 है। तो हमारे पास दो वेरिएबल्स डिफाइन हो जाएंगे कांस्टेंट की फॉर्म में। नंबर 1, द टाइम पीरियड ऑफ x1 इज 5 and the value of n1 is equals to 1। ठीक है, बिकॉज n1 तक विंडो ओपन थी, -n1 तक विंडो ओपन थी। सिमिलरली यहाँ पे -1 से लेकर +1 तक विंडो ओपन है। तो n1 को हम जस्ट 1 के इक्वल रख देंगे, और आफ्टर एवरी 5 पॉइंट्स ये वेवफॉर्म जो है वो रिपीट करेगी। तो हमारा जो टोटल टाइम पीरियड होगा दैट विल बी n इज इक्वल्स टू 5। अब इन दो वेरिएबल्स को अगर हम इस इक्वेशन के अंदर प्लेस करें तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, और इसको हमने नाम दिया हुआ है अब सिग्नल पी के का। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट वेवफॉर्म है उसके एम्पलीट्यूड को हम कह रहे हैं दैट इज ए के, और सेकंड एम्पलीट्यूड जो है वो हम बी के से डिफाइन करेंगे, और जो थर्ड एम्पलीट्यूड है दैट इज योर सी के। तो हमने बी और सी को ऐड करके अपना ए सिग्नल बनाना है, जो कि यहाँ पे हमें इक्वेशन के अंदर नजर भी आ रहा है। अब फॉर n इज इक्वल टू 5 एंड n1 इज इक्वल टू 1 हमारे पास जो है वो इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसी की जो डीसी वैल्यू है जिसमें हमारे पास एक्सपोनेंशियल की वैल्यू 0 होती है, उसमें हमारे पास जो कंपोनेंट आएगा दैट विल बी 3/5। तो दो पॉइंट्स के ऊपर हमारा जो है वो सिग्नल डिफाइन हो गया है। नंबर 1 फॉर k नॉट इक्वल टू 0, एंड देन फॉर k इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 के लिए हमने जो लास्ट में रिजल्ट फाइंड किया था उसी को हमने यूज़ कर लिया है। जस्ट हमने उसमें n1 और n की वैल्यूज़ को प्लेस किया है। फॉर एग्जांपल 1/n था, n हमारे पास 5 है, तो यहाँ पे वो 1/5 हो गया है। सिमिलरली n की वैल्यू आप जो है वो 5 रखो, n1 की वैल्यू आप 1 रखो, और इस अंदर वाले आर्गूमेंट को आप सॉल्व करोगे यू विल गेट 3πk/5। और सिमिलरली यहाँ पे अगर आप n की वैल्यू को 5 प्लेस करोगे, जो डिनोमिनेटर में फैक्टर बनेगा वो साइन पाई के डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। और जो आपने डीसी कंपोनेंट फाइंड करना है दैट मीन्स कि बी नॉट वेयर के इज इक्वल टू 0, उसमें आपने क्या करना है 1 ओवर टोटल टाइम पीरियड समीशन एक टाइम पीरियड के लिए, और आपने सारे सिग्नल्स को यहाँ पे ऐड कर देना है योर x1 ऑफ n, बिकॉज एक्सपोनेंशियल की पावर इस केस में 0 हो जाएगी, बिकॉज हम जो है वो डीसी कंपोनेंट फाइंड कर रहे हैं, वहाँ पे k की वैल्यू 0 है। तो इसके अंदर वैल्यूज को प्लेस करते हैं। n हमारे पास जो है वो 5 है। समीशन अगर हम x1 की समीशन कर रहे हैं तो x1 के एक टाइम पीरियड के अंदर 3 कंपोनेंट्स जो हैं वो ऐड हो सकते हैं, बाकी 2 कंपोनेंट्स पे एम्पलीट्यूड 0 है। तो 3 कंपोनेंट्स को अगर आप ऐड करें तो दिस विल बिकम +3 एंड द रिजल्ट विल बी 3/5। तो यहाँ पे फॉर 0 डीसी फैक्टर फॉर k इज इक्वल टू 0 द एम्पलीट्यूड ऑफ कोएफिशिएंट इज 3/5। अब जो है वो हमारे पास नेक्स्ट सिग्नल है x2, और x2 की हमने जो है वो सिमिलरली आपने फाइंड करने हैं कोएफिशिएंट्स। अगर आप x2 सिग्नल को ऑब्जर्व करो तो x2 सिग्नल के अंदर जस्ट एक डीसी स्ट्रेट लाइन है, और डीसी स्ट्रेट लाइन का मतलब यह है कि इसके अंदर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स नहीं है।
कि अगर आपके पास एक सिंपल स्ट्रेट लाइन है, यू जस्ट अप्लाइंग अ सिग्नल ऑफ 2 वोल्ट्स और वो किसी भी टाइम इंस्टेंट के ऊपर चेंज नहीं कर रहा है, तो उस सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी हम फिर एज्यूम करते हैं वो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी डीसी होती है। और डीसी फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि उसमें जो है वो कोई भी हर्ट्स एग्जिस्ट नहीं करते, दैट्स ए कांस्टेंट डीसी सिग्नल डायरेक्ट, एफ इज इक्वल टू 0। तो अगर आपके x2 सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 0 है, दैट मीन्स के x2 सिग्नल में जो सी के बनेगा वो 0 होगा फॉर के नॉट इक्वल टू 0। अगर के की वैल्यू 0 नहीं है, आप डीसी कंपोनेंट नहीं ले रहे हो, आप हायर हार्मोनिक्स ले रहे हो, तो आपके इस एम्पलीट्यूड्स की वैल्यू 0 है, उसमें आपके जो कॉफिशेंट्स फाइंड होंगे उनकी वैल्यू 0 है। और अगर आपने फाइंड करना है सी के फॉर के इज इक्वल टू 0, देन आपने सिमिलरली यही वाला रिजल्ट यूज करना है, जिसमें आपने टोटल टाइम पीरियड से डिवाइड करना है और सारे सिग्नल को एक टाइम पीरियड के लिए आपने ऐड कर देना है। दिस विल गिव यू 1, क्योंकि अगर आप एक टाइम पीरियड के लिए x2 को ऐड करोगे तो टोटल 5 कंपोनेंट्स जो हैं वो आपके ऐड हो जाएंगे। तो 1 प्लस जो है वो आप ऐड करते जाओ, 2, 3, 4 एंड 5, यहाँ आपका टाइम पीरियड एंड हो जाएगा। और इस टोटल 5 को समीशन को आपने कैपिटल N से डिवाइड भी करना है। दिस विल बिकम 5 डिवाइडेड बाय 5 एंड विल गिव यू ck इज इक्वल टू 1 और k इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ ताकि हम इसको जो है वो स्लाइड से देख सकें। तो हमारे पास जो b के की वैल्यूज आई हैं वो आपने यहाँ डिफाइन कर दी हैं, और जो c की वैल्यू आई है वो जस्ट एक पॉइंट के ऊपर आई है जिसको हम c नॉट का नाम देते हैं और उसको उसकी वैल्यू 1 है। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने इन दोनों को ऐड करना है। डीसी वाला कंपोनेंट डीसी के अंदर ऐड हो जाएगा और जो बाकी कंपोनेंट्स हैं वो एज इट इज़ ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे c की वैल्यू 0 है, अगर हम k की वैल्यू 0 नहीं ले रहे तो ये कंपोनेंट जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। और डीसी कंपोनेंट के अंदर आपको 3/5 प्लस 1 करना पड़ेगा, विच विल बिकम 8/5। सो दिस इज द Fourier series coefficient of your signal x of n। इस पूरी डिस्कशन के बाद अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। सर x2 सिग्नल में n इज इक्वल टू 5 क्यों लिया? x2 सिग्नल में हमारा जो टोटल टाइम पीरियड है किसी भी सिग्नल का वो 5 है। तो हमने जो भी सिग्नल्स अब डिफाइन किए हैं, ऑब्वियसली अगर हम x2 को ओरिजिनली देख रहे हैं तो वो इन्फिनिटी तक जा रहा है, लेकिन हमने इस सिग्नल को कहीं बाउंड करना है। तो बाउंड करने के लिए हमने ज्यूम कर लिया कि जो सिग्नल हमारा ओरिजिनल सिग्नल था उसी का ही टाइम पीरियड सब में कॉपी हो रहा है। ओरिजिनल सिग्नल में हमारा टाइम पीरियड 5 था, तो हम x2 का टाइम पीरियड भी 5 तक स्टॉप करेंगे। ओके सर। ठीक है, तो आपने जस्ट लीनियरिटी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए अगर आपके पास फर्स्ट एक्सप्रेशन गिवन हो जो कि हमारे लिए एग्जाम्पल 3.12 से जनरेट हुआ था, तो उसको यूज करते हुए आप इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हो विदाउट फाइंडिंग द न्यू कंपोनेंट्स। जस्ट आपने n1 और n की वैल्यूज को प्लेस किया है और देन आपने जो है वो डीसी कंपोनेंट फाइंड किया है जो कि आपका x2 सिग्नल था। और डीसी कंपोनेंट के अंदर आपने जो है वो डीसी कंपोनेंट की वैल्यू को ऐड कर दिया और जो रिमेनिंग केस थे उनके अंदर आपने रिमेनिंग केस के जीरोस को ऐड कर दिया, बिकॉज इस सिग्नल के लिए के 1, 2, 3, 4 एग्जिस्ट नहीं करते, तो आपने इसको एज इट इज लिख दिया है और इसमें आपने जो है वो डीसी कंपोनेंट्स की एडिशन कर दी है। सिमिलर वे के अंदर एग्जांपल 3.14 है आपकी। अब इस एग्जांपल में भी अगेन एक रिवर्स है, जिस तरह हमने एक एग्जांपल कॉन्टिन्यूस टाइम के अंदर भी देखी थी। आपके पास फोरियर सीरीज के कोएफिशिएंट्स गिवन हैं और आपसे डिमांड किया जा रहा है कि फाइंड करें सिग्नल x। तो ये थोड़ा सा जो है रिवर्स है। नॉर्मली होता यह है कि हमारे पास सिग्नल x गिवन होता है एंड वी हैव टू फाइंड द फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट a।
लेकिन यहाँ पे उसने जो है वो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट के अबाउट हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है एंड इज आस्किंग कि आप सिग्नल एक्स फाइंड करें, और ऑब्वियसली हमें उसके फार्मूलाज का आइडिया है कि वो ए के साथ कैसे रिलेट कर रहे हैं। और इसमें कुछ जो फिर उसने हमें क्लूज दिए हैं वो ये हैं कि एक्स सिग्नल जो आप फाइंड आउट करने वाले हो उसका टाइम पीरियड जो है वो 6 है। तो ये इंफॉर्मेशन हम जो है वो यूज़ करेंगे। नंबर 2, अगर हम एक टाइम पीरियड तक अपने सिग्नल को सम करें फ्रॉम 0 to 5, 6 कंपोनेंट्स बन जाएंगे, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 2 होगा। ये हमारे पास सेकंड क्लू है। सिमिलरली अगर हम इस पॉइंट 3 को देख रहे हैं और इस इक्वेशन को हम सॉल्व करें यूजिंग एक्स ऑफ एन सिग्नल, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दैट शुड बी 1। एक और इम्पॉर्टेंट जो उसने इन्फॉर्मेशन हमें दिया वो ये दिया है कि आपने इस सिग्नल को ऐसे डिज़ाइन करना है या ऐसे जनरेट करना है कि आप एक्स ऑफ एन की जो पावर है वो मिनिमम हो। दैट मीन्स कि उससे पावर कम ना हो सके। मिनिमम पावर का एक सिग्नल जनरेट करना है जिसका टाइम पीरियड जो है वो 6 है और जो इन प्रॉपर्टीज को होल्ड करता हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम अपने सिग्नल के फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट के फार्मूला को देखें जिसमें हमने ए के की वैल्यू को फाइंड करना होता है, एंड लेट अज्यूम कि हमारे पास के जो है वो 0 है, दैट मीन्स कि वी आर फाइंडिंग द डीसी कंपोनेंट। तो k इज इक्वल्स टू 0 के लिए हम इस फार्मूला को एक्सपेंड कर लेते हैं एंड इट विल बिकम a नॉट इक्वल टू 1 ओवर n। n मीन्स हमारे पास टाइम पीरियड, यहाँ पे 6 है, हम 6 लिख देंगे। टोटल टाइम पीरियड तक उसको सम करना है, तो n इज इक्वल टू n। n हमारे पास यहाँ पे 6 है, तो हम लेट्स सपोज के n की वैल्यू को 0 से लेकर 5 तक सम कर लेते हैं और देन सिग्नल x ऑफ n डिफाइन होगा और x ऑफ n के बाद जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर है उसकी वैल्यू 0 होगी। एक्सपोनेंशियल ऑफ 0 मीन्स यू आर जस्ट मल्टीप्लाइंग इट विद 1, बिकॉज एक्सपोनेंशियल में n है, n की वैल्यू हम वहाँ पे 0 ज्यूम कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द डीसी कंपोनेंट, तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल की जो पावर आएगी वो 0 होगी और उसका आंसर हम 1 लिख रहे हैं। अब इस a नॉट की वैल्यू को फाइंड करना है ताकि हम अपने सिग्नल को डीसी कंपोनेंट की फॉर्म में फाइंड कर सकें। अब अगर हम अपने क्लू नंबर 2 को देखें तो क्लू नंबर 2 के अंदर हमारे पास इस पार्ट की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि अगर हम इस सिग्नल को सम करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 2 होगा। तो इसको अगर हम उस क्लू नंबर 2 से सॉल्व करना चाहें तो इस ब्लैक सर्कल की जगह पे मैं 2 लिख सकता हूँ और ऑब्वियसली 2 जो है वो 6 से डिवाइड भी होगा टू फाइंड द ए नॉट। तो इससे हम फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास जो डीसी कंपोनेंट होगा उसकी वैल्यू 1/3 होगी। ठीक है, अगर इस स्टेप किसी को समझ नहीं आई है तो वो पूछ सकता है। सिमिलरली आपके फैक्ट नंबर 3 के अंदर या क्लू नंबर 3 के अंदर उसने एक -1 रेज़ टू पावर n की एक टर्म यूज़ की है। उस माइनस टर्म को हम जो है वो डिफाइन कर सकते हैं एक और फॉर्मेट के अंदर भी। सो वी कैन राइट -1 रेज़ टू पावर n which can be written as exponential of -j n pi। और अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो वी विल गेट समथिंग लाइक cos of n pi and we'll get -j sin of n pi। तो डिफरेंट n की वैल्यूज के लिए अगर हम n को फॉर एग्जांपल जो है वो 1 यहाँ प्लेस कर लें तो इसका आंसर जो है वो हमें -1 मिल जाएगा। अगर हम n की वैल्यू को 2 प्लेस कर रहे हैं तो हमें +1 मिल जाएगा। और सिमिलरली ये वाली जो आपकी आयरस रिलेटिव है ये भी वैसे ही आपको आंसर प्रोवाइड करेगी। फॉर -1 दिस विल गिव यू -1 एंड फॉर 2 दिस विल गिव यू +1। और इसी इक्वेशन को हम जो है वो फर्दर भी थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं एंड दिस कैन बी रिटन एज एक्सपोनेंशियल ऑफ -j 2 pi divided by 6 is your time period
मल्टीप्लाई बाय 3n। तो अगर हम इन दोनों को चेक करें तो हम कैंसिलेशन के बाद वापस -jn पाई को जो है वो यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं। अब ये जो फाइनल रिजल्ट हमने जनरेट किया है -j2π/6 की फॉर्म के अंदर, दिस इज बेसिकली द एक्सपोनेंशियल ऑफ थर्ड हार्मोनिक। ठीक है, आपका ओवरऑल जो है वो सब कुछ सेम है। और थर्ड हार्मोनिक के लिए हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल की इक्वेशन बनेगी, अगर हम यहाँ से ऑब्जर्व करें, दिस विल बिकम एक्सपोनेंशियल ऑफ -j, k की जगह पे हम 3 लिख देंगे, and then we will get omega naught and then we will write n। तो k की वैल्यू की जगह पे 3 यहाँ पे अवेलेबल है, n मल्टीप्लाई हो रहा है, ओमेगा की जगह पे हमारा टाइम पीरियड से 2 पाई डिवाइड हो रहा है और -j एज इट इज है। तो ये जो सेकंड टर्म हमने डिफाइन की है आफ्टर सम मैनिपुलेशन, दिस इज बेसिकली द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ थर्ड हार्मोनिक। अब अगर इसी चीज को हम यूज करें और अपने क्लू नंबर 3 को देखें, तो क्लू नंबर 3 के अंदर वो कह रहा है कि इस तरह की अगर आप एडिशन करोगे तो आपका टोटल रिजल्ट जो है वो 1 होगा। और इसके अंदर अगर हम क्लोजली ऑब्जर्व करें तो n की जो वैल्यू है वो 2 से 7 तक चेंज हो रही है, एक टाइम पीरियड तक चेंज हो रही है। तो अगर इस पूरे का आंसर 1 है और हमें पता है कि किसी भी कंपोनेंट में कोएफिशिएंट को फाइंड करने के लिए हमें उसे टोटल टाइम पीरियड से डिवाइड भी करना होता है, तो अगर मैं इसको टोटल टाइम पीरियड से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जो अब थर्ड हार्मोनिक जनरेट होगा वो होगा 1/6। टोटल आंसर हमारे पास 1 था थर्ड हार्मोनिक के लिए, और हमें फाइंड आउट करने के लिए n से डिवाइड भी करना है, तो हम जो है इसको 1/6 लिख देंगे। तो हमारे पास दो कंपोनेंट्स आ गए हैं, a0 जो है वो 1/3 है और a3 जो है वो 1/6 है। अब ये दो चीज़ें तो हम डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हैं। a0 की वैल्यू हमें आइडिया हो गया क्या थी, a3 की वैल्यू हमें आइडिया हो गया क्या थी, लेकिन हमें अब फाइंड आउट करना है कि व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ a1, a2, a4 एंड सो ऑन, ताकि हम जो है अपना पूरा टाइम पीरियड कंप्लीट कर सकें। लेकिन हम अब यूज़ करेंगे अपने क्लू नंबर 4 को, और क्लू नंबर 4 में डिमांड किया कि आपने जस्ट इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करवाओ और अज्यूम करो कि आपकी जो पावर है वो मिनिमम है। तो अगर हम ये चीज़ अज्यूम करते हैं तो हम इन सारे कंपोनेंट्स को इक्वल टू 0 रख सकते हैं, जस्ट फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। ओके, इक्वेशन नंबर बुलेट नंबर 2 से हम पता लग गया a0 क्या है, बुलेट नंबर 3 से हमें आइडिया हो गया a3 क्या है, लेकिन इसके अलावा a1, a2, a4 की डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हम उन सबको 0 ज्यूम कर रहे हैं ताकि हम अपने मिनिमम पावर वाले क्राइटेरिया को मीट कर सकें। x ऑफ n सिग्नल जो है वो होगा आपका फर्स्ट डीसी कंपोनेंट a0 प्लस, अब a1 की वैल्यू 0 है तो उसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ, a2 इज 0 उसको भी मैं इग्नोर कर रहा हूँ, नेक्स्ट वैल्यू इज a3, और a3 मीन्स कि यू आर राइटिंग एक्सपोनेंशियल ऑफ j 2π/6 डॉट 3n एज इट इज वो टर्म, और प्लस बाकी हमारा a4 भी 0 है। तो दिस इज योर सिग्नल x ऑफ n, जो कि हमें पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 से आइडिया हो रहा है कि वो कैसे जनरेट होगा। एंड पॉइंट नंबर 4 को यूज करते हुए हमने बाकी सारी पावर्स को 0 अज्यूम कर लिया है। Okay, any question from this slide? No, sir. ओके, तो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि हमने ना इस पूरे चैप्टर के अंदर किन चीज़ों को टूल बना के, किन चीज़ों को बेस बना के अपनी फोरियर सीरीज को डिफाइन किया था। हमने कहा था कि हमने एक
ऐसा सिस्टम फाइंड करना है या कुछ ऐसे सिग्नल्स फाइंड करने हैं जिनके अंदर सिस्टम्स जो है वो इजीली जो है वो प्रोसेस कर सके। और उसके लिए हमने फिर सिलेक्शन किया था कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स को, और हमने कहा था कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स के अंदर ये एबिलिटीज़ हैं कि वो किसी भी सिस्टम से पास कर सकता है और उसकी जो आउटपुट है वो आपकी इनपुट के इक्वल ही होगी। जस्ट आउटपुट के साथ एक फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा जिसको हमने एक कांस्टेंट का नाम दे दिया था। सिमिलरली अगर डिस्क्रीट टाइम के अंदर डील कर रहे हो तो जो ही इनपुट आपने प्रोवाइड की थी, अगर आप कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स के साथ हो तो वही आपका सिग्नल जो है वो एज इट इज़ आउटपुट के ऊपर डिफाइन होगा। जस्ट एक कांस्टेंट साथ मल्टीप्लाई होगा जिसको हमने एच ऑफ जेड का नाम दिया था डिस्क्रीट केस के अंदर। एस मीन्स आप कॉन्टिन्यूस डोमेन के अंदर हो एंड जेड मीन्स आप डिस्क्रीट डोमेन के अंदर हो। सिमिलर इस तरह हम टाइम टी यूज़ करते हैं फॉर कॉन्टिन्यूस और टाइम हम यूज़ करते हैं एन फॉर डिस्क्रीट। दूसरी डोमेन के अंदर एस और जेड से उसकी रिप्रेजेंटेशन है। और इस एच ऑफ एस और एच ऑफ जेड के लिए हमने जो इक्वेशंस फाइंड की थी वो ये थी कि अगर आपने एच ऑफ एस फाइंड करना है यू कैन यूज दिस इंटीग्रल इन द कॉन्टिन्यूस डोमेन, और अगर आपने एच ऑफ जेड फाइंड करना है यू कैन यूज दिस समेशन साइन। तो इन दोनों इक्वेशंस को यूज करते हुए हम अपने कांस्टेंट्स फाइंड कर सकते हैं एंड देन इन कांस्टेंट्स को आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द आउटपुट। अब इस पूरी डिस्कशन का या इस पूरे फोरियर सीरीज को फाइंड आउट करने का हमें जो बेनिफिट हुआ है वो ये हुआ है कि हम अपनी आउटपुट को इजीली फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास अगर आउटपुट फाइंड करने के लिए डिमांड किया जा रहा है किसी एक इनपुट के लिए, तो सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे उस इनपुट को एक्सपोनेंशियल्स की फॉर्म के अंदर, और एक्सपोनेंशियल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद वी विल फाइंड द एच कंपोनेंट एच ऑफ एस या एच ऑफ जेड एंड देन just multiply these components with the original input and you will get the output of the system. अब यहाँ पे जो है वो आपका सिग्नल x of t है जिसको हमने एक फोरियर सीरीज की फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है। x of t मींस आपने उसके माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक सारे कोफिशिएंट्स को ऐड करना है और उसको आपने मल्टीप्लाई करना है एक्सपोनेंशियल के साथ। तो इसका मतलब है सारे का सारा सिग्नल जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है और हर एक्सपोनेंशियल के साथ एक एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाई हो रहा है। और अगर हम इस सिग्नल की अब आउटपुट फाइंड करना चाहते हैं तो आउटपुट के लिए यू जस्ट मल्टीप्लाई द ओरिजिनल सिग्नल विद एच ऑफ सिग्नल, यू विल गेट द वाई ऑफ टी। वही समेशन साइन है जो हम अपने ओरिजिनल सिग्नल को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ कर रहे थे, लेकिन अब उसके साथ एक अगर एच कंपोनेंट हम मल्टीप्लाई कर दें, दैट मीन्स कि वो कांस्टेंट अगर हम मल्टीप्लाई कर दें जिसको हमने फाइंड आउट किया था, और फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास इक्वेशंस जो है वो गिवन है, सो वी कैन फाइंड द आउटपुट वाई ऑफ टी। इस चीज़ को जो है वो हम यूज़ करते हैं टू फाइंड द आउटपुट ऑफ सिस्टम, और इसी चीज़ के लिए हमने फोरियर सीरीज को फाइंड आउट किया था ताकि हम अपने जो है वो सिस्टम की प्रोसेसिंग को इजी कर सकें। अब जो सिग्नल x ऑफ t है एग्जैक्टली उसी फॉर्म के अंदर आपका सिग्नल y ऑफ t बन सकता है, जस्ट अगर आप एक कंपोनेंट को साथ मल्टीप्लाई करवा दो। सो हमारा जो मेजर कंसर्न होगा वो इस h कंपोनेंट को फाइंड करने का है। तो h कंपोनेंट के लिए फार्मूलाज गिवन है, फाइंड द इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम, जो कि ऑब्वियसली गिवन होता है। उस इंपल्स रिस्पॉन्स को आपने इंटीग्रेट करना है या सम करना है बाय मल्टीप्लाइंग विद दिस एक्सपोनेंशियल माइनस j omega t या एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस j omega n. So once you have found this component, just multiply it with the input signal and you will get the output y of t. और इसी से रिलेटेड आपकी जो है वो दो एग्जांपल्स हैं 3.16 और 3.17, और ये मैं जो है वो आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ। तो वीकेंड पे आप लोगों के पास जो है वो टाइम होगा, आपने सॉरी ये दिस इज अ टाइपो, दिस एग्जांपल इज 3.16 एंड 3.17। तो आपने इन दोनों एग्जांपल्स को जो है वो एक बार गो थ्रू करना है और एनालाइज करना है कि हम कैसे किसी सिस्टम की आउटपुट को इजीली फाइंड कर सकते हैं। और ऑब्वियसली जो चीज़ें हम कन्वोल्यूशन के अंदर कर रहे थे, कन्वोल्यूशन के अंदर हमने जो है वो सिस्टम को पास किया था, देन कुछ लिमिट्स डिफाइन की थी और देन उसके बाद उसको स्टेप से शिफ्ट करते जा रहे थे। वो सारी चीज़ें जो है वापस अब जो है वो ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन एक डिफरेंट वे से।
और हम उसको अब ऑब्जर्व करेंगे यूजिंग फोरियर सीरीज एंड यूजिंग दिस एच सिग्नल। तो इस एग्जांपल 3.16 और 3.17 के अंदर एग्जैक्टली वही वाला जो है वो कंपैरिजन हुआ है कि आपने उसको कन्वोल्यूशन से भी कैसे कंपेयर करना है, और नेक्स्ट सिग्नल जो है वो अब आप कंपेयर करने के बाद बता सकते हो कि विच वन इज द सिंपलेस्ट, या कौन सी टेक्निक जो है वो कब आपके लिए यूजेबल है और कौन सी टेक्निक आपने जो है वो कब यूज करनी है। यहाँ तक बताओ अगर क्वेश्चन है तो। No, sir. सर यस सर हमने जो पहले फाइंड की है फोरियर से, वो हमने एच ऑफ टी के विदाउट की है। आपने क्या फाइंड किया था पहले? ये सर जो हमने पहले रिस्पॉन्स फाइंड किए हैं अब तक जितनी एग्जांपल की है उसमें एच ऑफ टी के विदाउट की हैं। हमने, आप सिस्टम की आउटपुट की बात कर रहे हो या फोरियर सीरीज की बात कर रहे हो? आउटपुट की। आउटपुट हम विदाउट एच ऑफ टी नहीं कर सकते। अगर हमने प्रीवियसली जो एग्जांपल्स सॉल्व की हैं उसमें हमने ये कहा था कि एक सिग्नल एक्स ऑफ टी है और उस सिग्नल को आपने एक सिस्टम से पास करवाना है और सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स हमें पता था, और हमने इन दोनों सिग्नल्स को कन्वॉल्व किया था, अगर आपको याद हो तो, टू फाइंड द आउटपुट y ऑफ टी। तो आपने x के साथ h को कन्वॉल्व करने से आपका जो रिजल्ट बनेगा वो y होगा। हम उस कन्वोल्यूशन से जो है वो अवॉइड कर रहे हैं और एक और मेथड फाइंड आउट करना चाहते हैं कि हमारे पास जो है वो ऑब्वियसली कन्वोल्यूशन में क्या हो रहा है, जो सिग्नल जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और देन वो सम हो रहे हैं। तो उसी चीज़ को हम एक डिफरेंट वे से देख रहे हैं। हमें पता है कि अगर हमारे पास फोरियर सीरीज को डेवलप करने की ग्रिप है और फोरियर सीरीज के अंदर आपने जस्ट एक वेरिएबल फाइंड करना है और वो वेरिएबल आपका ए के है, तो अगर आप इस तरह से ए के फाइंड कर लो तो आपके पास सिग्नल जो है वो टोटल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये हमारा नेक्स्ट टूल था। अगर वो सिग्नल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है तो उस सिग्नल को जस्ट अब आपने एच ऑफ जे ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करना है, नो नीड टू कन्वॉल्व। तो ये दो तरीके हैं ना, या तो आप सिग्नल x लो, सिग्नल h लो, दोनों को कन्वॉल्व कर लो, और कन्वॉल्व का मतलब है उसको फ्लिप करो, उसको शिफ्ट करो विद सम स्टेप्स और उसको सॉल्व करते जाओ। एक और मेथड है कि आप सिग्नल के पहले फोरियर सीरीज फाइंड कर लो और उस फोरियर सीरीज के बाद आप फाइंड करो जो एक कांस्टेंट साथ मल्टीप्लाई होना है वो क्या है, तो उस कांस्टेंट को आप साथ डिफाइन कर दो एच ऑफ जे ओमेगा, और कंपैरेटिवली इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना इजी होगा एज कम्पेयर टू कि अगर आप उस पूरे सिग्नल को कन्वॉल्व करो, बिकॉज इंटीग्रेशन जो है वो आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल किसी जगह हमने देखा था कि h की जो मैग्नीट्यूड है वो जस्ट 1 है फ्रॉम 0 to 5, तो 0 to 5 का एक इंटरवल लो, h की वैल्यू को 5 लिखो, एक्सपोनेंशियल साथ मल्टीप्लाई करो, जस्ट टेक इंटीग्रल एंड यू विल गेट डायरेक्टली h ऑफ j ओमेगा। इस h ऑफ j ओमेगा को अपने ओरिजिनल x ऑफ t सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई करवा दो एंड यू विल गेट डायरेक्टली द आउटपुट विदाउट गोइंग इनटू कन्वोल्यूशन। सो अगर हमने आउटपुट फाइंड करनी है ना किसी भी वे से, वो आपका जो है वो कन्वोल्यूशन है, वो आपका फोरियर सीरीज के थ्रू है, या आपका वो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है, आप एच सिग्नल इज कंपल्सरी। सिस्टम का रिस्पॉन्स, सिस्टम का जो अंदर वाला स्ट्रक्चर है वो आपको पता होना चाहिए, और वो स्ट्रक्चर आपको एच ऑफ टी ही बताता है। विदाउट एच ऑफ टी यू कैन नॉट फाइंड द आउटपुट, बिकॉज विदाउट एच ऑफ टी देयर इज नो सिस्टम। सिस्टम की डेफिनेशन ही एच ऑफ टी है। तो सिस्टम का आउटपुट तब फाइंड होगा अगर एच ऑफ टी की इंफॉर्मेशन है, वो आप कन्वोल्यूशन में यूज कर लो, वो आप कैपिटल एच ऑफ जे ओमेगा फाइंड करने के लिए यूज कर लो, लेकिन उसका यूज आपने करना है ताकि आपको आइडिया हो कि सिस्टम ने रिएक्ट कैसे करना है। और इसी तरह के प्रॉब्लम्स की आपको प्रैक्टिस भी करनी है, बिकॉज ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो ट्रिकी हैं और ये कंफ्यूज कर देंगे आपको ड्यूरिंग द असेसमेंट्स। और मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ कि आप जब तक इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपके पास कमांड नहीं आएगी,
आप इन सब में डिस्टिंग्विश नहीं हो सकते कि कन्वोल्यूशन जो है वो क्या है एंड देन जो है वो फोरियर सीरीज कैसे फाइंड होती है। और अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो दैट मीन्स कि आपको इसकी ग्रिप हो जाएगी, फिर आपको कंपैरिजन करना भी इजी हो जाएगा कि कन्वोल्यूशन जो है वो कैसे सॉल्व होती है एंड देन जो है वो फोरियर सीरीज कैसे फाइंड होती है एंड सो ऑन। बट विदाउट प्रैक्टिस आप जो है वो टोटली ब्लैंक हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट जो है वो न्यू है और इन न्यू कॉन्सेप्ट्स के साथ जो है वो सब कुछ अगर आप समराइज करना चाहते हो दैट विल बी डिफिकल्ट विदाउट प्रैक्टिस। और मैं आपसे बार बार इसलिए ही डिमांड कर रहा हूँ कि एग्जांपल्स को जो है वो खुद से सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो। और लास्ट में मुझे किसी स्टूडेंट ने कहा था कि सर आप जो है वो एक बार रिवाइज करवा दीजिएगा, और मैंने उनसे कहा था कि रिवाइज तब होगा जब आप जो खुद से भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे। और हाल आप लोगों का ये है कि मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी और वो एक भी स्टूडेंट ने नहीं की। और अगर यही हाल आप लोगों के रहे तो यू विल सफर इन द असेसमेंट्स इन द मिड एग्जाम एंड द फाइनल एग्जाम। और ऑब्वियसली दिस सब्जेक्ट इज प्रीरेक फॉर हायर सब्जेक्ट्स। और अगर आप अच्छा ग्रेड नहीं लेते या आप इसमें अगर आपका एफ आता है तो आप हायर सब्जेक्ट्स जो है वो उसमें एनरोल नहीं कर सकते। ठीक है, इसको यहाँ हम करते हैं वाइंड अप। और मैं एज्यूम करता हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर से पहले पहले आप जो एग्जांपल 3.16 और 3.17 है इनकी प्रैक्टिस कर लोगे। और प्रीवियसली जितना भी कोर्स हम फोरियर सीरीज़ के फॉर्म में कवर कर चुके हैं उसको आप एक बार जो है वो उनकी एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करोगे। और देन आपके पास फोरियर सीरीज़ के रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर मैंने प्लान किया हुआ है आपका मैटलैब के ऊपर, तो हम मैटलैब के ट्यूटोरियल्स भी कर रहे होंगे। तो अगर आपका क्वेश्चन नहीं हुआ कोई इससे रिलेटेड, आपके फोरियर सीरीज से रिलेटेड या कोई और कॉन्सेप्ट जो आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, तो हमारे पास जो फिर नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट विल बी मैटलैब। और मैटलैब के अंदर हम डिफरेंट कोड्स की प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे मैटलैब के अंदर आपने कोड्स लिखने हैं और कैसे जो है वो उसको कंपाइल करते हैं, कैसे प्लॉटिंग होती है, कमांड्स जो हैं वो कौन कौन सी हमारे लिए यूजेबल हैं, और डिफरेंट हम टास्क फिर परफॉर्म करेंगे उसके ऊपर। Okay, I am going to end the recording.